नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली को मिला नया हेल्थ केयर मॉडल। 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से एक छत के नीचे मिलेगी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं। फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन में भारत पाकिस्तान रक्षा मंत्रियों का होगा आमना सामना। आगे बात करेंगे भारत का संविधान रचने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने पर लालू यादव को उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी पूरी। जानेंगे क्या है बीजेपी का प्लान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से लौटे ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध पर बढ़ा दिया सस्पेंस। कहा सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईरान को छोड़ना ही होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं। G7 समिट छोड़कर अमेरिका पहुंचे ट्रंप ने दी खamenei को चेतावनी। सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन से जिसे जाना है वो निकल जाए। अहमदाबाद विमान हादसे में 135 शवों की डीएनए जांच पूरी, 101 शव परिजनों को सौंपे गए। 2002 के नीतीश कट्टारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते और बढ़ाई गई। पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा, लालू यादव पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, ईरानी आर्मी के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी सोनम ने क्राइम सीन रिक्रिएशन में कबूला, पति राजा की हत्या के वक्त ही मौजूद एक नहीं 2 दांव के किए गए 3 फार। हिमाचल में बड़ा हादसा, भारी बारिश के बीच गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत 24 घायल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 17, 18, 19 और 20 जून यानी अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। दिल्ली में जब से भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शासन संभाला है, तभी से कई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही पुरानी योजनाओं में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की जगह लेने जा रहे हैं शहरी आरोग्य मंदिर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राजधानी में आज मंगलवार 17 जून को 33 आयुष्मान मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली सरकार की ओर से किया गया। इसके अलावा साल 2025-26 के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 123 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मंजूरी भी दी गई। आइए जानते हैं और क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इस योजना के तहत आरोग्य मंदिरों में महिलाओं की डिलीवरी और उसके बाद देखभाल, 5 तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण, निशुल्क दवा और 105 टेस्ट की सुविधाएं दी गई। वहीं डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच और दवाएं भी पूरी तरह से मुफ्त रहेंगी। आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह विकासनगर के ओल्ड बारात घर में, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा बाबर रोड पर, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा डीजीटी चौखंडी में, गृह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद जनकपुरी में, समाज कल्याण मंत्री रविंदर सिंह बवाना और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। बता दें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुला रहेगा, जो पहले से 2 घंटे कम है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि खुलने का समय सिर्फ कुछ समय के लिए कम किया गया है। नवनीकरण का काम पूरा होते ही इस बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि 30 हजारी आरोग्य मंदिर सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही यहां पर डॉक्टरों के साथ सरकारी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में दिल्ली सरकार को आरोग्य मंदिर खोलने के लिए 2400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, लेकिन तत्कालीन दिल्ली सरकार ने अहंकार और गलतफहमी के कारण शहर को इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने दिया। जब हमें जिम्मेदारी मिली तो हमने धन का उपयोग करके आरोग्य मंदिर स्थापित करना शुरू कर दिया। दिल्ली में कुल 1140 आरोग्य मंदिर स्वीकृत किए गए हैं और हमें मार्च तक काम पूरा करना है, नहीं तो फंड लैप्स हो जाएगा। लोगों के लाभ में जो काम पिछले 5 सालों में आसानी से हो सकते थे, उन्हें अगले 8 महीनों में करना होगा ताकि लोगों के लिए आवंटित धन लैप्स न हो।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों का आमना सामना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में चीन का दौरा करेंगे, जहां शोडोंग प्रांत के किंगडोंग में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात हो सकती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा 24 से 25 जून को हो सकता है। यह जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री से मिली है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस खबर में। आपको बता दें कि गलवान झड़प के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से होने जा रही है। तो ठीक इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ भेंट होने की संभावना बताई जा रही है। गलवान संघर्ष के बाद अब तक चीनी नेताओं की मुलाकात भारत के नेताओं से किसी तीसरे देश में ही हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि क्या राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से बातचीत होगी या नहीं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान साल 2017 से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस संगठन में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस भी शामिल है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भी चल रहा है। इसी बीच SCO की बैठक होने जा रही है। इसी तरह देखा जाए तो पूरी दुनिया की नजर इस बार इस बैठक में पड़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करना शुरू किया था तो पाकिस्तान ने मेड इन चाइना की मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की थी। अभी पर LAC पर 3488 किलोमीटर पर तनाव बरकरार है। चीनी सैनिक भारी हथियार और मिसाइल के साथ मौजूद हैं। सीमा पर चीनी सड़क बनाने के साथ ही लगातार हाईटेक गांवों को भी बसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव और RJD गठबंधन को घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बहाने बीजेपी ने लालू यादव को उन्हीं के पुराने हथियार सामाजिक न्याय के आसपास उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। इस क्रम में बीजेपी ने OBC और पिछड़े वर्ग के अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है बीजेपी की पूरी रणनीति। बता दें कि बीजेपी ने सामाजिक न्याय के नारे के चैंपियन रहे लालू यादव को उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ कथित बदसलूकी की बीजेपी ने जमकर उछाला है। नवंबर में संभवित विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने अब इस मुद्दे को बिहार के गांव-गांव तक लेकर जाने की रणनीति बनाई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर 11 जून को एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके पैरों के पास रखा हुआ दिखाया गया। पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी शामिल है। मामले को तूल पकड़ता देख सोमवार को बीजेपी के OBC और दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 3 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और अर्जुन राम मेघवाल को मोर्चे पर उतारा। सोमवार को पटना में मौजूद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की निंदा की। चौहान ने कहा, ना तो बिहार ना ही देश लालू प्रसाद यादव और RJD को बाबा साहेब के प्रति इस अनादर के लिए माफ करेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधने के लिए लालू प्रसाद यादव की आलोचना की है। भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में कहा कि बिहार के लोग लालू जी के शासन को नहीं भूले हैं। उनके शासन में दलितों और पिछड़े समुदायों पर अत्याचार चरम पे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके अहंकार को साफ तौर पर दर्शाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आखिर में दलित समुदाय से आने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने की मांग की है। शाम होते होते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी भी खुद गए और लालू यादव से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग कर डाली। बीजेपी इस मामले को और भी आगे बढ़ाने जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में दलित मंत्री जनक राम और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे और दलित चेतना के प्रतीक बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर लालू यादव से माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। कनाडा में आयोजित G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस वॉशिंगटन लौट आए हैं। अपनी वतन वापसी से पहले ट्रंप ने कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं। उनकी वापसी की वजह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को भी बताया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या वजह थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को G7
कारण समिट को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से लौटते ही अपने बयान में कहा, पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा से G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। यह गलत है। उन्होंने नहीं पता कि अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का काम कर सकूं। यह बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसका निश्चित रूप से सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में न सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन को खरी खोटी सुना दी, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर भी बड़ा इशारा कर दिया है। उनका कहना है कि वह सीजफायर कराने के लिए वापस अमेरिका नहीं लौट रहे हैं, इससे भी कुछ बड़ा करने के इरादे से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर नहीं चाहता है और इससे भी ज्यादा कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर इजराइल के साथ आ गए हैं, लेकिन अब तक अमेरिका के इन हमलों में सीधे तौर पर अपनी भागीदारी से इनकार किया है। अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में अपनी सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन ट्रंप के ताजा बयान से ऐसा लगता है कि अब इस जंग में अमेरिका पूरी तरह से रहना चाहता है। ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इजराइल ने भी जंग में अमेरिका से खुलकर समर्थन मांगा है और अमेरिका भी इस बारे में विचार कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए सैन्य अभियान में शामिल होने की भी अपील की है। यह अपील खासतौर पर उन परमाणु सुविधाओं पर फोकस है जो अंडरग्राउंड है और जिन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका के पास विशेष हथियार मौजूद है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी सभी देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव भी बनाया है। G7 के सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, साथ ही कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।